Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic or next chapter, that is biodiversity. That is what we will be discussing about today. What is biodiversity? What is biodiversity? The word bio means living organisms and diversity means variety. राइट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने मुख्तलिफ किस्म के हैं, उनमें कितनी वेराइटी है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. एंड वाई देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं. सारे जो जानदार हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं. आप इंसेक्ट्स को देख लें, आप प्लांट्स को देखें, अगर आप ह्यूमन बींग्स को देखें, आप बर्ड्स को देखें, आप फिशेस को देखें, आप प्लांट्स में भी ट्रीज़ को, फ्लावर्स को, अर्ब्स में जैसे मिंट है, जैसे कि हमारे पास ग्रास है, ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं in structure, in shape, in size, in colors. So why God, अल्लाह ताला ने इतनी वैरायटी क्यों बनाई? इसका क्या पर्पस है? Why not all the living organisms are of same kind? Why they are different from each other? How they are different from each other? That is what we are going to study today, and what we are going to study in this complete chapter, biodiversity. कि बायोडाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जो जानदार हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं और वो किस उनकी कौन सी मतलब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, या फिर वो स्ट्रक्चरली नहीं बल्कि वो they are different in colors, or maybe they are different in size, maybe they are different in shapes, but living organisms are very much different from each other, right? So biodiversity, short for biological diversity, is the short form of biological diversity, is a term used to describe the variety of life found on earth and all the natural processes. This includes ecosystem, genetic and cultural diversity and the connection between these and all species. That is what we are going to study in this chapter, कि living organisms में कौन कौन सी differences हैं, कितनी variety है, how living organisms are different from each other, और इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म का दूसरे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म से कैसे ताल्लुक़ है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, एंड इकोसिस्टम, उनका जो सराउंडिंग है, उनका इन्वायरमेंट है, वो कैसे मुख्तलिफ है. एज़ द पिक्चर शोज़, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास स्नेक है, लाइन है, फ्लावर्स है, पोलर बेयर है, बर्ड है, चिंपैंजी है, बटरफ्लाई है. सो ऑल ऑफ देम दे आर वेरी मच, फ्रॉग है यहाँ पे, ये फ्रॉग, all of the living organisms are very much different from each other. आप इनका साइज़ देखें, इनकी शेप देखें, इनका कलर देखें, इनका आप देखें कि वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे वो अपना खुराक हासिल करते हैं. तो इन सब चीज़ों में ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. So the question comes in our mind, why God has made this much variety in living organisms? क्यों अल्लाह ताला ने इतने मुख्तलिफ किस्म के जानदार बनाए? Why all of them are not same? Why differences are necessary? क्या importance है इस variety की? That is what we are going to study. 3 types of biodiversity. जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो 3 तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. यहाँ पे आप देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल्स. एक ही स्पीशी के मेंबर्स में डिफरेंसेस. व्हाट इज स्पीशी? स्पीशी इज members of living organisms that can interbreed and produce a fertile offspring is called species. ठीक है.
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो मेंबर जो आपस में इंटरेक्ट करें और मतलब जो मेल एंड फीमेल पार्टनर्स हैं उनके इंटरेक्शन के बाद उनके जो बेबी है वो भी फर्टाइल होना चाहिए, मीन्स वो भी इस काबिल हो कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है, आगे उनके भी बेबीज़ की पॉसिबिलिटी है, ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्पीशी, जिसमें दो मेल एंड फीमेल पार्टनर्स आपस में इंटरेक्ट करके जब उनका बेबी है वो भी आगे से रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता हो, इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कि उनका जो बेबी हो वो फर्टाइल हो। फर्टाइल मीन्स कि वो बेबी भी फर्दर रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब फर्दर उसके भी बेबीज़ होने के चांसेस हो। वाई? बिकॉज देन इट इज़ पॉसिबल कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आगे सर्वाइवल के चांसेस पॉसिबल है, जब उनके बच्चे हों उन उससे नेक्स्ट जनरेशन के से उनके बच्चे हों। ठीक है, तो इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो रिप्रोड्यूस ना कर सकें तो वो फर्दर अपनी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना आफ्टर कंप्लीटिंग इस कंप्लीट लाइफ, उसकी डेथ के बाद वो बिल्कुल वो मेंबर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो मेंबर ख़त्म हो सकता है। सो species are the living organisms that can interact and produce a fertile offspring. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल। एक ही स्पीशी के मेंबर्स, जैसे कि इंसान है, इंसान भी सारे एक जैसे नहीं हैं, हम दिखने में डिफरेंट हैं, राइट, एज वी आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आर देयर इन पाकिस्तान एज वेल। अब आप देखें कि बलोच हैं, पठान हैं, पर्शियंस हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग्स हैं, ये आपस में मुख्तलिफ किस तरह हैं। उज़्बक जो हैं और मुख्तलिफ एथनिकल ग्रुप्स के लोग हैं, वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आप वहाँ तक ना जाएं, इवन के घर में एक फैमिली मेम्बर्स दे आर नॉट ऑल सेम, उनका फिज़िकल अपीयरेंस जो है दैट विल बी डिफरेंट, देयर वे ऑफ टॉकिंग विल बी डिफरेंट, देयर लिविंग स्टाइल विल बी डिफरेंट। So that is how the genetic differences there within the individuals of within a species. ठीक है, individuals of the same species के मेंबर्स, एक ही स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। उनके जो दैट इज़ वाई वी आर डिफरेंट, द टू सिस्टर्स इवन दे आर नॉट कम्प्लीटली सेम, राइट। दो जो बहनें होती हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होती। वाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट डीएनए, जो उनका जेनेटिक मटीरियल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से उनकी नाक, आंखें, हाइट या फिर जो भी फिज़िकल अपीयरेंस है दैट इज़ डिफरेंट। किसी के बाल ज़्यादा घने हैं, किसी के बाल ब्राउन है तो किसी के बाल ब्लैक है, किसी का आई कलर ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, किसी का लाइट है, कोई हाइटेड है, कोई नहीं है, किसी की नाक पतली है, किसी की मोटी है। सो दैट इज़ ऑल डिफरेंसेस इन द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी में। अब लाइन इस पे भी आप गौर करें तो दो लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली दे विल नॉट बी सेम। ठीक है, तो दैट इज़ जेनेटिक डिफरेंस। एक ही स्पीशी के मेंबर्स हैं, हम सब इंसान हैं, बट इवन देन वी आर डिफरेंट। सारे लाइन्स हैं बट इवन देन दे आर डिफरेंट। ठीक है, दो कैट्स को आप देखें, दे आर ऑफ सेम स्पीशी, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। ठीक है, बट दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो टू कैट्स आर नॉट एग्जैक्ट सेम। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर हेयर कलर, देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर आई कलर, देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई थोड़ा सा हाइटेड है, डिफरेंट। आप डॉग्स को देख लें, ठीक है, डॉग्स में भी जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं, they are different from each other physically
in physical appearance, in their style, in their way of walking. So that is called the genetic diversity. Diversity because of genetic material DNA. We all have different fingerprints. हमारे सब के जो है अलग 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 fingerprints हैं. Why? Because we do not have the same DNA. I'm having the different DNA. My colleagues will be having the different DNA. My sister will be having difference in her DNA. Species diversity, variety of species in a given area. उसके अलावा मुख्तलिफ species. Before we were discussing कि एक species के मुख्तलिफ members. Now we are discussing the different species as we human beings are one species. ठीक है, lions are another kind of species because lion are the different lions आपस में इंटरेक्ट करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं. सो द लाइन्स आर डिफरेंट, ह्यूमन्स आर डिफरेंट स्पीशीज़. कैट जो है हमारे पास डिफरेंट स्पीशी है. इंसेक्ट्स में मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, आंट्स हैं, ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है. बर्ड्स में भी इसी तरह वेराइटी है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं. कबूतर है, स्पैरो है, क्रो है. इसी तरह फ़िशेस में भी हमारे पास डॉल्फिन है, वेल है. हमारे पास और भी बहुत सारी वैरायटी है फ़िशेस में. सी एनिमल्स में स्टार फिश है, जेली फिश है. राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए वी हैव वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामीशियम एंड ऑल दैट. सो ये स्पीशी डिफरेंसेस हैं कि एक स्पीशी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द अदर स्पीशी. यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए बर्ड्स हैं, डियर है, फ्रॉग है, स्नेल है. सो they are different species and they are different from each other. Then comes ecosystem diversity, variety of habitats, ecosystem and communities. अब हमारे पास ecosystem क्या चीज़ है? ecosystem कोई भी एरिया, कोई भी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ टाइम रहते हैं. कोई भी गार्डन, कोई एक्वेरियम जिसमें मुख्तलिफ सी फ़िशेस हैं, ओशन जहाँ पे डिफरेंट सी एनिमल्स मौजूद हैं, कोई लिवर, कोई लेक, कोई ज़ू. ठीक है, जहाँ पे एक टाइम पे एक जगह पे मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक साथ रहते हैं और उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है. हाउ, कैसे इंटरेक्शन है? एज द एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव अलोन, right, as they depend on each other as well for the survival. Has the herbivores जो plant eaters हैं, जो plants पे feed करते हैं, cows, deer, goats, right. So all of the herbivores they cannot live without plants. उनके आसपास plants, trees, leaves वगैरह मौजूद होंगे तो वो वहाँ पे survive कर सकता है. Then carnivores, the flesh eaters, वो वहाँ पे उस जगह पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर सर्वाइवल उनकी वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे उनका शिकार, उनका प्रे मौजूद हो. जैसे लाइन है वो अगर डेयर पे और बाकी हर्बीवोर्स पे फीड कर रहा है, उसको अपना शिकार बनाता है और उससे फूड न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, एज अ फूड यूज़ करता है. तो अगर वो आसपास इस तरह के एनिमल्स ना हो तो क्या लाइन की सर्वाइवल पॉसिबल है? नो. सो द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the interaction of these living organisms with their environment. As lion ho, deer ho, plants ho, all of them they cannot survive without water. प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में हमारे मौजूद नहीं है, सो द प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव एज दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर फोटोसिंथेसिस. एज सॉइल इज़ द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स मिट्टी से ही अपने मुख्तलिफ जो है मिनरल्स, पानी वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर वहाँ पे प्रॉपर सॉइल, फर्टाइल सॉइल ना हो जिसमें मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, वो मौजूद ना हो तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते. सनलाइट की मौजूदगी ना हो तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते. इफ़ प्लांट्स
प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे तो प्लांट्स ईटर्स जो हैं, हर्बीवोर्स जो हैं, वो सब सर्वाइव नहीं कर सकते उस एरिया में। अगर हर्बीवोर्स नहीं है तो वहाँ पे कार्निवोर्स अपना फूड कैसे लेंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी, उनकी भी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इस तरह उनका आपस में भी इंटरेक्शन है, उनके इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन है। दे डिपेंड ऑन ईच अदर एज वेल एंड दे डिपेंड ऑन द सुटेबल इन्वायरमेंट एज वेल। और जो जिस एनिमल की, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसी नीड्स हैं, वो उस तरह के इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है, वो उसी तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। और उनकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका जो इकोसिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस हैं। जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं तो वो उसी तरह के उनके लिए वही इन्वायरमेंट सूटेबल है, वहीं पे वो सरवाइव कर सकते हैं। जिस तरह की हमारे गर्म इलाकों के कुछ फ्रूट्स हैं, मैंगो, उसके अलावा क्रॉप्स हैं, राइस, उन्हें हम जो है ना ठंडे इलाकों में ग्रो नहीं कर सकते। एज़ मैंगो हमें जो है ना कोयटा में कोल्ड वेदर में, या फिर मरी साइड पे, या फिर कोई ऐसे रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर कम है, माइनस में चला जाता है, या फिर इतना गर्म नहीं है, तो वहाँ पे हम इस तरह के ट्रीज़ या फिर इस तरह के क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। इन द सेम वे द एनिमल्स जिनके लिए जो एरिया सूटेबल है, अगर वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, तो जैसे कैक्टस प्लांट्स हैं, दे कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड दे कैन रिटेन दैट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम इन देयर लीव्स। वो काफ़ी अरसे तक पानी को अपने अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। दे हैव थिक लीव्स, जिसके वजह से उनका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम है। सो इस वजह से वो उस गर्म एरिया में, डेजर्ट जो रेगिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज दैट इन्वायरमेंट इज़ सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ प्लांट्स, राइट। तो वो कम पानी में, तेज़ धूप में, गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, दूसरे प्लांट्स वहाँ पे ऐसे रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, या फिर जिनके लीव्स थिन हैं, वो ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते, ज़्यादा पानी अपनी बॉडी के अंदर जज्ब करके नहीं रख सकते। सो दो सच काइंड्स ऑफ प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन सच हार्श वेदर्स, राइट। ये डिफरेंसेस हैं इकोसिस्टम के जो वेदर टेम्परेचर डिफरेंस, वेदर डिफरेंस, सॉइल टेक्सचर का डिफरेंस, वहाँ पे ह्यूमिडिटी डिफरेंस, इस तरह के डिफरेंसेस इन्वायरमेंट में हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स भी अलग हैं। हर एरिया के हिसाब से जोग्राफिकली हमारे पूरी दुनिया में एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं, बिकॉज दैट एरिया इज़ सूटेबल फॉर देम, that ecosystem is suitable for them. Major varieties of life on planet Earth. Earth पर the major varieties of life of the earth are, जो अर्थ है यहाँ पे वायरसेस हैं, प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं, जो मेजर वेराइटीज़ हैं, राइट। डेफिनेशन ऑफ अ वायरस। द लैटिन वर्ड वायरस मीन्स वेनम और पॉइजन। ठीक है, द वर्ड वायरस का क्या मतलब है कि ये वेनम है या फिर एक पॉइजन है, एक जहर है। Defined as a submicroscopic entity consisting of a single nucleic acid surrounded by a protein coat and capable of replication only within the living organisms of living cell of bacteria, animals or plants. ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरस एक ऐसा आप बोल सकते हो कि हमारे पास हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते, वो एक बॉर्डर लाइन पे है स्टिल, कि वेदर अ वायरस इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या वायरस एक जानदार है या फिर नहीं, ठीक है। क्या वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक जानदार नहीं है बल्कि एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक अंडर डिस्कशन है, या फिर कुछ वजूहात हैं, इनकी कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शुमार नहीं करता।
कैसे? जैसे कि दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर सेल लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे जस्ट हैव न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, एंड दैट डीएनए और आरएनए इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। एक प्रोटीन कोट है, बाय से एक प्रोटीन कवर है जिसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, एंड अदर देन दैट दे डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनल लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ना उनके पास राइबोसोम्स हैं वायरसेस के सेल में, ना ही उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना ई प्रॉपर न्यूक्लियस है, नथिंग। तो इसीलिए ये इनका जो स्ट्रक्चर है दैट मेक्स इट डिफरेंट, दैट मेक्स वायरस डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा वायरसेस जो है ना आउटसाइड द लिविंग बॉडी, बाहर इन्वायरमेंट में, दे आर लाइक क्रिस्टल एंड दे डू नॉट शो any sign of a living organism. As we discussed in our previous lecture that लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से वो लिविंग कहलाती हैं, जो जानदार हैं उनकी कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको मुख्तलिफ बनाते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जानदार हैं वो हिल सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, वो मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी अ लोकोमोशन, एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, या फिर प्लांट्स वगैरह जैसे कि वो थोड़ी बहुत मूवमेंट्स फिर भी शो कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकते हैं। दे कैन गिव बर्थ टू अनदर देयर ओन काइंड। ठीक है, टू अनदर ऑफ देयर ओन काइंड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे एक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दे कैन इनटेक न्यूट्रिएंट्स, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ एंड टू गेट एनर्जी। एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, इंटरनल मैकेनिज़्म को साथ सब चीज़ों को रन करने के लिए दे नीड न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह जो उनकी ज़रूरत है। उसके अलावा दे गो फॉर गैशियस एक्सचेंज, उनको गैशियस एक्सचेंज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, गैसेस का तबादला करते हैं। जैसे प्लांट्स को दिन में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है इन्वायरमेंट से, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस का बायो प्रोडक्ट है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है। अदर देन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स they move, they reproduce, they grow, वो अपने नॉर्मल साइज़ से ग्रो करते हैं। ठीक है, वो वक्त के साथ साथ साइज़ में बढ़ते हैं। तो ये कुछ निशानियां हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग करती हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानते हैं। लेकिन जब हम वायरसेस को देखते हैं तो वायरसेस आउटसाइड द लिविंग बॉडी इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करता। ना वो मूवमेंट शो कर सकता है खुद से, ना ही वो ग्रो करता है साइज़ में, ना वो कोई न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहा है, फूड इंटेक नहीं है, कोई भी गैशियस एक्सचेंज का तबादला नहीं है, ना ही वो लिविंग बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ एक जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता है, उनमें भी डिवीज़न होती है, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि जब वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर हो जाए बाय एनी सोर्स। ठीक है, हम लोग वायरसेस, हम लोग खाने की जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं उससे भी वायरसेस वगैरह इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर एयर से, हवा से, या फिर कोई आसपास आपके डिजीज़ इंसान जो है कफ़ कर रहा है, स्नीज़ कर रहा है, तो उस ज़रिए से भी आपके वायरसेस एक लिविंग बॉडी से दूसरी लिविंग बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जैसे हमारी जो फूड है, फूड आइटम्स के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये जब एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होते हैं वायरसेस, तब जाके वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, और फिर ये जिस इंसान में एंटर होते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। There are different viruses of animals, there are different viruses for birds, there are different viruses of the fishes, and there are different viruses that affects humans. ठीक है, इंसानों को
जो मुख्तलिफ़ इंसानों में बीमारियाँ कॉज करता है वो अलग वायरसेस हैं। जो जानवरों में बीमारियाँ फैलाता है या जानवरों को बीमार करता है, बीमार करने वाले वायरसेस हैं वो अलग हैं। पौधों के अलग किस्म के वायरसेस हैं, फिशेस के अलग किस्म के वायरसेस हैं, जो बर्ड्स हैं परिंदे हैं उनके अलग किस्म के वायरसेस हैं। लेकिन ये जब उनकी लिविंग बॉडी में एंटर हो जाए, चाहे बर्ड्स में, चाहे प्लांट्स के अंदर, चाहे ह्यूमंस के अंदर, चाहे फिशेस के अंदर, किसी भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब वायरस एंटर हो जाता है तब ये अपने आप को उस इंसान के, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को इस्तेमाल करके, एज दे डू नॉट हैव मशीनरी, देयर ओन मशीनरी टू डिवाइड देयर देमसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को नंबर में इंक्रीज़ करने के लिए, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए वायरसेस को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। उनके पास अपना कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो अपने डीएनए को डिवाइड कर सकें, डीएनए के नंबर बढ़ाए और फिर प्रोटीन कोड के नंबर बढ़ाए और अपने नंबर्स को, अपनी तादाद बढ़ाए। तो इसीलिए जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब वो एंटर होता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को इस्तेमाल करके, उसके सेल ऑर्गेनल्स का इस्तेमाल करके फिर वायरस अपना नंबर बढ़ा सकता है। अदरवाइज़ वायरस खुद से लिविंग बॉडी के बाहर कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए स्टिल इट इज़ not considered as a living organism, as it is affecting the living organism. When it enters the living organism, उसमें बीमारी कॉज करता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बट स्टिल वायरस इज़ हम उसको कम्प्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, ना ही हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एज वी डिस्कस के 3 मेजर वेराइटीज़ हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी में। एक तो वायरसेस हो गए, देन द सेकंड वन वाज प्रोकैरियोट एंड द थर्ड वन वाज यूकैरियोट। Prokaryote, those organisms who do not have membrane around nucleus and membrane bounded organelles are called prokaryotes. For example, bacteria, ठीक है। प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। वाई? बिकॉज न्यूक्लियस जो है एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह मौजूद होता है। न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल। So this nucleus is basically consist of cell organelle. Nucleus has 2 main things. जो nucleus है एक cell organelle है, cell में मौजूद होता है यूकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसमें क्या डिफरेंस है कि न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि बाहर डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द मौजूद होता है और जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करता है, बंद करता है अंदर, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरियाज हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद है। उसके इर्द गिर्द बैक्टीरियाज के डीएनए के इर्द गिर्द कोई भी बायस कवर या एनवेलप या मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। इस वजह से इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, बिकॉज द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड द वर्ड कैरियोट इज़ फॉर द न्यूक्लियस। लाइक दे वर द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें अभी तक प्रॉपर एक न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ था। यूकैरियोट्स, those organisms who have nuclear membrane around nucleus and also contain membrane bounded organelles are of 4 types. Eukaryotes are of 4 types: Protista, fungi, kingdom Plantae, Animalia, plants, animals, fungi, and protists. All of them, they are eukaryotes. They have proper nucleus. They have a nuclear membrane around their genetic material DNA, and that is a nuclear membrane plus genetic material DNA is called a nucleus. So that is a proper nucleus that eukaryotes have. The word "eu" means true and karyotes means nucleus. The word karyote is used for the nucleus, right? So the eukaryotes are those living organisms, all those organisms which have proper nucleus in their cell, means they have a nuclear membrane that is present around the genetic material DNA. उनकी जो DNA है, genetic material, न्यूक्लिक एसिड है, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक एनवेलप, एक कवर मौजूद है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन कहा जाता है।
और उनके और भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जो प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। यहाँ पे इस पिक्चर में, इस डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है कि दिस इज़ द न्यूक्लियस, राइट? सो न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. They have mitochondria, they have ribosomes, they have endoplasmic reticulum. And now the second diagram that shows the prokaryotes, that is a bacterial cell, as the bacteria are the only living organisms which comes in prokaryotes, राइट? जो प्रोकैरियोट्स हैं वो उसमें सिर्फ बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट कैटेगरी में आते हैं। जो सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, दे आर बैक्टीरियाज, राइट? सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, दे जस्ट हैव अ जेनेटिक मटीरियल DNA, और जिस रीजन में, जिस एरिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस एरिया में, जिस रीजन में यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल DNA मौजूद है, उस एरिया के साइटोप्लाज्म के उस एरिया को न्यूक्लियोटाइड कहा जाते हैं। लेकिन उनका जो सर्कुलर DNA है बैक्टीरियाज का, दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इनमें। दे हैव सेल वॉल, दे हैव अ फ्लैजिला, दे हैव न्यूक्लियोटाइड, मतलब वो रीजन साइटोप्लाज्म का जहाँ DNA मौजूद है, and they have ribosomes. They do not have mitochondria and endoplasmic reticulum, as the prokaryotes do not have any double membrane bounded cell organelle. जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस किस्म के सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद हैं, जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर रहा है उनके जेनेटिक मटेरियल DNA को, एंड दे हैव सम ऑफ द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एज वेल। नाउ सी, दे आर सम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सारे आपको जितने भी पिक्चर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये बैक्टीरियाज के हैं। बैक्टीरियाज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स, बट ऑल ऑफ देम दे आर प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस इन देयर सेल। ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं, एज दिस बैक्टीरिया हैज़ मैनी ऑफ द फ्लैजिला, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो हैविंग द फ्लैजिलस। ये जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, दे आर द फ्लैजिलस। कुछ हमारे पास सिलेंडर शेप में है, कुछ स्फेयर शेप बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, कुछ जो है इस तरह आपस में कॉलोनी की फॉर्म में एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। उससे हम बोल सकते हैं कि दे मेक द बैक्टीरियाज आर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, वो आपस में एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, करीब करीब एक दूसरे के मौजूद हैं, लेकिन एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता फॉर सर्वाइवल, इसीलिए हर एक बैक्टीरिया इंडिविजुअली अपना सारा काम खुद करता है। जस्ट दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप, सो दे आर कॉल्ड अ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, राइट? लेकिन हर एक सेल इंडिविजुअली अपने सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है और ख़ुद सर्वाइव कर सकता है अकेले, इसीलिए बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर, इसीलिए बैक्टीरियाज को यूनिसेलुलर कहा जाता है, दे आर सिंगल सेल्ड। नाउ यूकैरियोट्स, in this slide you can see the pictures of a plant cell or animal cell. Both of them, they have proper nucleus in their cells. So plants, animals, all of them, they are eukaryotes. They have a proper nucleus in their cell. They have a membrane bounded genetic material and they have membrane bounded organelles inside their cell. इनके पास डबल मेम्ब्रेन, जिनमें डबल मेम्ब्रेन है, डबल एक कवर है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह के सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं और इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को बाहर से एक न्यूक्लियर एनवेलप, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर कर रहा है। Now comes kingdom Protista. As we discussed that eukaryotes are of 4 kinds: protists, animals, plants and fungi. So the very first kingdom of eukaryotic cell is kingdom Protista. How they are, इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, दे आर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्ट जो हैं वो भी सिंगल सेल्ड हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सम ऑफ देम दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी सच एज एल्गी, वॉल्वस वगैरह।
जो हमारे पास प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये यूकैरियोट्स हैं, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मौजूद है, और दे हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जो कि जिनके 2 बाहर से डबल मेम्ब्रेन है, मतलब 2 कवर्स हैं इन सेल ऑर्गेनल्स के। उसके अलावा मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड दैट दे आर ऑफ सिंगल सेल। जो जितने भी हमारे पास प्रोटिस्ट हैं वो एक सेल पे मुश्तमिल हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफ्स, इनमें ज़्यादातर जो है प्रोटिस्ट वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, ये इस काबिल नहीं है ये अपना खाना खुद बना सकें, ये दूसरे जानदारों पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ये अपना खुराक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, ये खुद से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की तरह नहीं कर सकते। लेकिन इनमें जो प्रोटिस्ट में जो एल्जी हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, वो ऑटोट्रॉफ हैं। ज़्यादातर इनके हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जैसे कि अमीबा, जैसे कि क्लाइमोडोमोनास, पैरामीशियम वगैरह। बट जो एल्जी है दैट इज़ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो एक ऑटोट्रॉफ है। मीन्स algae is able to make its own food with the help of photosynthesis. photosynthesis के मैकेनिज्म से कुछ प्रोटिस्ट जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट्स और मॉइस्ट सॉइल। हैबिटेट इनकी रहने की जगह। प्रोटिस्ट जो हैं वो अक्सर जो है पानी में पाए जाते हैं या फिर मॉइस्ट सॉइल में, नमी जिस सॉइल में मिट्टी जो नम होती है उनमें ये जो प्रोटिस्ट हैं वो पाए जाते हैं। अक्सर जहाँ पे पानी ज़्यादा बहता है वहाँ पे आप देखना कि ग्रीन ग्रीन आपको एल्जी वगैरह वहाँ पे पाए नज़र आएंगे। अब अगेन प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं। फ्यू फॉर्म्स आर मल्टी सेलुलर, कुछ इनमें कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। वॉल्वॉक्स वगैरह वो जो है कॉलोनी बना के रहते हैं, आपस में साथ तो रहते हैं लेकिन हर एक सेल इंडिविजुअली अपना सारा काम खुद करता है। हर एक सेल अपने सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स खुद शो करता है, दूसरे सेल्स पर डिपेंड नहीं है। सो इसीलिए उनको हम लोग मल्टी सेलुलर नहीं कहते। वॉल्वॉक्स वगैरह को हम इनको यूनिसेलुलर ही कहते हैं, बट वी कॉल इट कॉलोनियल फॉर्म ऑफ प्रोटिस्ट। ये कॉलोनी बना के रहते हैं, एक साथ रहते हैं लेकिन अपने किसी भी काम के लिए दूसरे साथ वाले सेल पर डिपेंड नहीं करते। Protists often have a very complicated internal structures. A single cell must do all the functions that we have many different cells types to do. Protists can be divided into plant-like, fungus-like, and animal-like forms. This division probably has little to do with their evolutionary history. Yes, fungi like protist, ये डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिजम्स। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट ऐसे प्रोटिस्ट हैं हमारे पास जो कि फंजाई की तरह डेड ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं, उन पे ये उनकी डीकम्पोजिशन करते हैं, मतलब उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं ताकि उनको वापस सिंपलेस्ट मिनरल्स की फॉर्म में चेंज किया जाए। जैसे इंसान हैं, उनको आप जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें दफना दिया जाता है, तो दफनाने के बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और इंसेक्ट्स वगैरह और बैक्टीरियाज, ये हम पे फीड करते हैं, हमसे हमारा अपना खुराक हासिल करते हैं और हमें तोड़ते हैं और सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में वापस चेंज कर देते हैं। तो कुछ अरसे बाद सिर्फ ज़मीन के अंदर हड्डियाँ मौजूद होती हैं, क्योंकि हड्डियों को ज़्यादा टाइम लगता है फर्दर उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू जो हमारी जो सारी स्किन वगैरह है, प्रोटीन्स हैं और डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। देन unlike fungi, fungus-like protists are able to move at some point in their life and do not have फंजाई की तरह उनमें ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट उनमें मूवमेंट पॉसिबल है, और उनकी फंजाई की तरह उनकी इर्द गिर्द जो काइटिन है, सेल वॉल जो फंजाई में मौजूद होती है, वो इनमें मौजूद नहीं होती।
slime molds, water molds and downy mild dews, ये सारे जो हैं किस्म हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स के। फंजाई किंगडम फंजाई, ठीक है, हमारा जो एक अनदर काइंड ऑफ यूकैरियोट है दैट इज़ फंजाई फंगस। फंगस किस तरह की उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि मोस्ट फंजाई आर मैनी सेल्ड एंड सम आर वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, कुछ उनमें ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जो एक सेल पे मुश्तमिल हैं। ज़्यादातर फंजाई एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, राइट। सेल्स ऑफ द फंजाई हैव मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। जो फंजाई के सेल्स हैं उनके पास एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। मतलब दे आर यूकैरियोट, ठीक है, दे हैव मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूक्लियस मीन्स दे आर यूकैरियोट, दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटीरियल DNA. The fungi get nutrients and energy by absorbing and digesting from the surface they live on. फंजाई एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। वो फूड के लार्ज पीसेस इनटेक नहीं करता, वो बड़े बड़े पीसेस की बाइट नहीं लेता, बल्कि वो बाहर एंजाइम रिलीज़ करता है, अपने खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में चेंज करता है, और फिर वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी सिंपलेस्ट खाने के पार्ट उनको चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी, दे एब्जॉर्ब दैट पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ देयर फूड। वो जो है जो भी जिस भी चीज़ से अपना खुराक हासिल करते हैं उनके सरफेस पे ग्रो करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फंगस जो है किसी एप्पल पे ग्रो करेगा तो वो एप्पल के बड़े बड़े पीसेस इनटेक नहीं करेगा, फंगस के अंदर वो एप्पल के पीसेस नहीं जाएंगे, बल्कि वो फंगस अपने एंजाइम्स को बाहर एप्पल के ऊपर रिलीज़ करेगा, छोड़ेगा। वो एंजाइम उस एप्पल को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेगा, उस एप्पल को सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में चेंज करेगा, और फिर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो उसे एप्पल से लेने हैं या कोई और न्यूट्रिएंट, तो वो वहाँ से वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा। उनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस नहीं होता, डाइजेशन का प्रोसेस, और ना ही फंगस के पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। लाइक वी एनिमल्स एंड ह्यूमंस वी हैव अ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो खाना है हम पहले वो लेते हैं और अंदर डाइजेशन होती है, बट फंगस में ऐसा नहीं होता। वो अपने न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, उनकी एंजाइम्स बाहर रिलीज़ होते हैं और वो बाहर अपने खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मोस्ट फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, वो स्पोर्स के फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वही स्पोर्स फिर जो है ना उन्हीं स्पोर्स से नए इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फंजाई आर ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, लाइकन। ये जो ईस्ट है, खमीर, जिसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली यूनिसेलुलर फंजाई है। ये फंजाई की एक किस्म है ये जो कि यूनिसेलुलर है, एक सेल पे मुश्तमिल फंजाई। और मशरूम जिसे हम मुख्तलिफ़ सूप में, पिज़्ज़ा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, हमारे खाने में मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ये मशरूम भी मल्टी सेलुलर फंजाई है, एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल फंजाई। प्लांट, द नेक्स्ट यूकैरियोटिक जो हमारे पास सेल होता है वो प्लांट्स में होता है। प्लांट ऑल्सो हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटीरियल। उनके भी जेनेटिक मटीरियल DNA के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसके वजह से ये यूकैरियोट्स कहलाते हैं प्लांट्स भी, बिकॉज दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड दे हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस तरह के जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये मौजूद होते हैं प्लांट्स में। एंड प्लांट्स ऑल्सो हैव अ सेल वॉल एंड द प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट्स हैव अ क्यूटिकल, अ पोर, जिससे वो गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं और ट्रांसपायरेशन पॉसिबल है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, इनको हम फर्दर डिस्कस करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं
दैट कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं, वो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म से। और द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक इन एवरी फूड चेन। और ये प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स खुद खाना बनाती हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पे डिपेंड करते हैं फॉर द फूड। एज अ हर्बीवोर्स वो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं, ओमनीवोर्स दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। सो फ्लैश ईटर्स जो होते हैं, गोश्त खाने वाले जो होते हैं, वो प्लांट ईटर्स को खाते हैं, जैसे कि बकरी वगैरह, काऊ वगैरह। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर देयर फूड। प्लांट्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? प्लांट्स ज़मीन में भी हैं, प्लांट्स समंदर के अंदर भी प्लांट्स मौजूद हैं, प्लांट्स फ्रेश वाटर प्लांट्स भी हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। देन दे हैव बीन ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। इतने पुराने हैं, मतलब इतने सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर भी प्लांट्स मौजूद थे इस दुनिया में। प्लांट्स वर ऑन अर्थ बिफोर एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स से पहले वजूद में आए। देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट्स हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बना हुआ है। वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। दे आर फिक्स्ड इन वन प्लेस। प्लांट्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूवमेंट्स हैं इनकी, फ्लावर की पेटल्स की ओपनिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट। सनफ्लावर का सन की तरफ टर्न करना इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट। बेल का वॉल्स के ऊपर मूव करना is also a kind of movement, but they do not move from one place to another place. Then comes the another kind of eukaryotes. They are animals, and they belongs to kingdom Animalia. We'll be discussing afterwards what is kingdom, but another kind of eukaryote is Animalia, animals. Animals are the heterotrophs. ये भी heterotrophs हैं, ये भी जो है प्रॉपर ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं एनिमल्स। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स जो हैं वो अपने खाने प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, फूड के लिए। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। यूकैरियोट्स हैं, दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। सारे एनिमल्स हैं, उनके सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। मल्टी सेलुलर हैं जो एनिमल्स हैं, वो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं। एनिमल्स का सेल वॉल नहीं होता। दे डू नॉट हैव अ क्लोरोप्लास्ट। इनका जो एक सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट्स में मौजूद होता है, जो एक सेल का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, ये जो है ना एनिमल्स में मौजूद नहीं होता, बिकॉज इनमें ना फोटोसिंथेसिस होती है। सो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जबकि प्लांट एनिमल्स में नहीं होता फोटोसिंथेसिस, तो एनिमल्स के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। ये मोटाइल है, दे कैन मूव फ्रॉम, जो सारे एनिमल्स हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। इनके मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ हेयरिंग है, सेंस ऑफ टेस्ट है। ये चीज़ों को टच करके महसूस कर सकते हैं एनिमल्स, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। Kingdom Animalia, all animals are multicellular, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफ्स। ये एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है, इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड। सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। एडल्ट एनिमल्स डिवेलप फ्रॉम द एम्ब्रियो स्मॉल मासेस ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल। एम्ब्रियो क्या है? जब स्पर्म और एग फ्यूज़ होता है तो एक सेल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट।
उस सेल में जब सेल डिविजन्स होनी शुरू हो जाती हैं तो मास ऑफ सेल्स बन जाता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। और फिर वो सेल्स, उन्हीं सेल्स से ही आगे जाके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और पूरा एक सिस्टम डेवलप होता है एंड द कंप्लीट इंडिविजुअल, एक बेबी डेवलप होता है। तो एनिमल्स हमेशा एम्ब्रियोज से ही, एनिमल्स के जो बेबीज़ हैं वो एम्ब्रियोज से डेवलप होते हैं। सिंपल एनिमल्स कैन रीजेनरेट और ग्रो बैक मिसिंग पार्ट्स। जो सिंपल एनिमल्स हैं जैसे कि स्टार फिश वगैरह, ये अपने मिसिंग पार्ट्स को वापस से रीजेनरेट कर सकते हैं, मतलब वापस से वो पार्ट्स रीग्रो कर सकते हैं। मोस्ट एनिमल्स इंजेस्ट देयर फूड एंड दे डाइजेस्ट इट इन सम काइंड्स ऑफ स्पेशल कैविटीज़। जो एनिमल्स हैं वो अपना खाने के डायरेक्टली वो खाना लेते हैं माउथ में, उसके अलावा उसके बाद उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो खाना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है। वो खाने की तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होती है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में। फौना एंड फ्लोरा एंड फौना, अभी ये दो टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि द वर्ड फ्लोरा इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया और प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया, एंड द वर्ड फौना इज़ यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स और फॉर द एनिमल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, फौना एंड फ्लोरा वर्ड्स यूज़ होते हैं प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए फ्लोरा वर्ड यूज़ होता है साइंटिफिकली, एंड द वर्ड फौना इज़ यूज्ड फॉर द एनिमल्स ऑफ एनी स्पेसिफिक एरिया। Major varieties of life on the planet Earth. The diversity of animals, जो animals हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, and plants flora is not even across the world, the globe as well as regions. पूरी दुनिया में सारे एनिमल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, मतलब कि हर जगह एक जैसे एनिमल्स और प्लांट्स नहीं पाए जाते। हर जगह की जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो मुख्तलिफ है। वो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो सराउंडिंग है, वो जिस भी एनिमल के लिए सूटेबल होगा, जिस भी प्लांट्स के लिए सूटेबल होगा, वो वहीं पे ग्रो कर सकते हैं, वहीं पे सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनके लिए सूटेबल नहीं है वो टेम्परेचर, वो इन्वायरमेंट, वो वेदर, वो कंडीशंस, तो वो वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड in the world. The diversity depends upon many factors such as temperature, altitude, precipitation, soil, geography. ठीक है, अब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जिस जगह पे बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे आपको प्लांट्स वगैरह नज़र ज़्यादा आएंगे, या फिर जो गर्म इलाके हैं वहाँ के प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह डिफरेंट हैं, जो सर्द इलाके हैं वहाँ के अलग हैं। जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, ज़रख़ेज़ है, वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स की और क्रॉप्स वगैरह की और ग्रोथ होगी, फसल वगैरह ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे एज़ कम्पेयर टू उन एरियाज़ के जहाँ बंजर ज़मीन है, फर्टाइल नहीं है, जहाँ पे मिनरल्स वगैरह मौजूद नहीं है सॉइल में, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होगी। जहाँ पे बारिशें होंगी वहाँ पे ग्रो करेंगे, वहाँ पे जब एनिमल्स प्लांट्स ज़्यादा होंगे, वेजिटेबल्स ज़्यादा होगी, ग्रीनरी ज़्यादा होगी, वहाँ पे बर्ड्स भी ज़्यादा नज़र आएंगे, वहाँ पे एनिमल्स भी ज़्यादा नज़र आएंगे। जिन एनिमल के लिए जो एरिया, जो टेम्परेचर, जो सॉइल, जो पानी, जिस तरह का एनवायरनमेंट सूटेबल है, वो वहीं पे वहाँ के प्लांट्स होंगे, उस एरिया के एनिमल्स होंगे। द डाइवर्सिटी इज़ हायर इन ट्रॉपिक एंड लोअर इन ट्रॉपिक रीजन्स। दुनिया के जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे डाइवर्सिटी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स ज़्यादा मौजूद होंगे एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन्स के। जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि वो एरियाज़ इक्वेटर के से काफ़ी दूर हैं। तो इक्वेटर के करीब वाले एरियाज़ को सूरज की ज़्यादा रोशनी मिलती है, ज़्यादा तपिश होती है, तो वहाँ पे इक्वेटर के इर्द गिर्द वाले जो एरियाज़ हैं वो गर्म होते हैं, और जो बिल्कुल पोलर रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो इक्वेटर से दूर हैं, उन पे सूरज की रोशनी भी कम पड़ती है और वहाँ पे धूप की तपिश भी कम होती है, तो वो बहुत ठंडे एरिया हैं। वहाँ पे
वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी बहुत कम है, बहुत कम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहाँ पे जिस ऐसे हार्श वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे इंटरमीडिएट है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल और पोलर रीजन, मतलब इनके बीच में है। जो टेम्परेट एरियाज़ हैं वहाँ पे ना इतने ज़्यादा है जितने ट्रॉपिकल रीजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ना ही इतने कम हैं, ना इतने कम है जितने पोलर रीजन्स में। बीच में ट्रॉपिकल जो हमारे पास जो टेम्परेट रीजन है दुनिया का, वहाँ पे ना इतने कम है ना इतने ज़्यादा हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ सी दिस मैप, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इक्वेटर से काफ़ी दूर है, तो इन पोलर रीजन्स में हमारे पास वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम होगी एज़ कम्पेयर टू ये इक्वेटर के जो आसपास वाले एरियाज़ हैं, ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे हमारे पास जो वैरायटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम, कि नेचुरल जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, वो किस तरह डिपेंड करता है उस इन्वायरमेंट में, उस इकोसिस्टम पे किस तरह डिपेंड करता है कि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तादाद या वैरायटी ज़्यादा हो या फिर कम हो। अ फिश ऑफ फ्रेश वाटर कैन नॉट लिव इन ओशन, एक फ़िश है वो फ्रेश वाटर में, फ्रेश पानी में पाया जाता है, तो वो उसको अगर आप उस फ़िश को ओशन में, समंदर में ट्रांसफ़र करो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म है, ऐसा सिस्टम है जो वो फ्रेश वाटर में ही रन कर सकता है प्रॉपर्ली, वो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है, वो समंदर के नमकीन पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता। Polar bear lives in severe cold conditions, cannot live in a desert ecosystem. और जो हमारे पास पोलर बेयर्स हैं वो पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत कोल्ड रीजन्स हैं। वो उनके जो थिक फर्स हैं और उनके जो फैट्स हैं अंडर देयर स्किन, वो उनको कोल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर उन बेयर्स को अगर हम गर्म इलाकों में, ट्रॉपिकल रीजन्स में लेकर आएँ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्लाह ताला ने उसका बॉडी इस तरह मॉडिफाई किया है, इस तरह बनाया है, उस तरह फ़र है और फैट लेयर्स हैं कि वो गर्म इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकते। द डाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, किसी भी एरिया के इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों और कितने तादाद में हों। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो पोलर रीजन्स हैं, जो ठंडे एरियाज़ हैं दुनिया के, वो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, वहाँ पे तादाद ज़्यादा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, फूड। बारिशें कहाँ ज़्यादा होंगी, कहाँ एनिमल्स को फूड ज़्यादा अवेलेबल है, कहाँ लिविंग ऑर्गेनिज़म जो प्लांट्स वगैरह है स्पेशली उनको जहाँ फर्टाइल सॉइल मिलेगा, ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में प्लांट्स मौजूद होंगे, और जहाँ पे बंजर ज़मीन है, बारिशें कम हैं, खुश्क साली है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको कम नज़र आएंगे। एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे है, तो या फिर कौन से सी लेवल पे कौन से एनिमल्स हैं, वो एल्टीट्यूड जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है, वहाँ के एरिया के टेम्परेचर पे, वहाँ का एरिया का सॉइल टेक्सचर कि वो कितना ज़रख़ीज़ है और कितना जो है बंजर है, कितनी खुश्क साली है, कितनी बारिशें ज़्यादा होती हैं, किस एरिया में, कौन सा सी लेवल पे, कौन सा एल्टीट्यूड है, इस पे है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, कितनी वैरायटी है और कितनी तादाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो वहाँ के उस एरिया के अकॉर्डिंग होता है।
एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे जो कराची के रहने वाले लोग हैं वो हैबिचुअल हैं, उनका जो पूरा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग है कि वो गर्म इलाके में रहने वाले लोग हैं, तो वो उनका पहनने का तरीका, उनकी खाने की जो हैबिट्स हैं, उनका जो लिविंग सिस्टम है, वो सारा उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट किया हुआ है. सो फॉर देम टू कम एंड लिव इन कोयटा इज़ मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु दे आर लिविंग इन कोयटा. जो कोयटा के रहने वाले हैं वो उसके टेम्परेचर से हैबिचुअल हैं, वो ठंडे एरियाज़ में रहने के आदी हैं. वो गर्म कपड़े पहनकर अपने घरों को गर्म रख कर ऐसे खाना कंज्यूम करते हैं जिससे वो गर्म रहते हैं. तो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनका जो लिविंग स्टाइल है, दैट इज़ according to the place where they are living. In the same way अल्लाह ताला ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसे स्पेसिफिकली मॉडिफाई किया गया है कि वो एनिमल्स, वो प्लांट्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो गर्म इलाकों में के रहने वाले हैं वो ठंडे इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकते, और जो ठंडे इलाके के रहने वाले हैं वो गर्म इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकते. सो दैट वाज आवर लेक्चर टुडे. That was all about biodiversity, importance of biodiversity, and different varieties of living organisms that are present on Earth. I hope it was easy. Allah Hafiz.